Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about impact of artificial intelligence on Indian elections. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view, especially उसके जो सब टॉपिक है सैलियंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उससे रिलेट करके देखा जा सकता है इस आर्टिकल को। सबसे पहले करंट डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्पीचेज को 8 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया विथ हेल्प ऑफ एन एआई ऐप, एआई सिस्टम भाषिनी। और ये 8 लैंग्वेजेज ये हैं बंगाली, कन्नड़, ये सब नाम रटने की जरूरत है नहीं, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, उड़िया, मलयालम। और इसके पहले भी दिसंबर 2023 में यानी कि पिछले साल ही वाराणसी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे इन काशी तमिल संगमम, तो उस दौरान भी उनके स्पीच को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था विथ हेल्प ऑफ दिस एआई सिस्टम भाषिनी। तो भाषिनी मिशन हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं अपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के दौरान भी कि ये एक इनिशिएटिव है जो भारत सरकार ने ही लिया है अंडर लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, जिसके अंतर्गत एक ऐप डेवलप किया गया है भाषिनी ऐप, जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। और जो काशी तमिल संगमम है वो भी हम देख चुके हैं। ये भारत सरकार की इनिशिएटिव है ताकि नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में कल्चरल इंटरेक्शन को प्रमोट किया जाए। जो नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल कनेक्शन है उसको वापस से रिवाइव किया जाए। तो दिस काशी तमिल संगमम स्टार्टेड इन 2022। भाषिनी मिशन का इस्तेमाल करके काशी तमिल संगमम में जब स्पीच दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो स्पीच को ट्रांसलेट किया गया अलग अलग भाषाओं में। तो दिस कुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि कैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके, इन दिस पर्टिकुलर केस भाषिनी ऐप का इस्तेमाल करके अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया जा सकता है, और जिससे हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सकता है अलॉन्ग विथ यूनिटी। तो एआई कैन बी अ गुड एग्जाम्पल, दिस पर्टिकुलर application of AI can be a good example of curbing language barrier and promoting unity in diversity। यहां तक तो AI का पॉजिटिव रोल हमें दिख रहा है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे अलग अलग जो डायमेंशंस हैं लाइफ के, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन क्लॉस स्वाब ने कहा। एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज मेनली मार्क्ड विथ द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। तो एआई का हमारे जीवन में प्रोफाउंड इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इलेक्टोरल प्रोसेसेस। तो चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इस कारण से आर्टिकल आया है द हिंदू में कि एआई सिस्टम का क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है इलेक्शंस के ऊपर। तो इलेक्टोरल प्रोसेसेस में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव रोल भी है, कुछ नेगेटिव रोल भी है। पहले पॉजिटिव रोल देखते हैं एआई का इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इलेक्शन कमीशन इन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। जो भी इलेक्शन से संबंधित इंफॉर्मेशन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो गई, या फिर बाकी इलेक्शन से संबंधित जो जानकारी है उसको अलग अलग भाषाओं में डिसेमिनेट कराने में इलेक्शन कमीशन को आसानी होगी विथ हेल्प ऑफ सच एआई टूल्स विच कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज इनटू अनदर। इफेक्टिवनेस इन अवेयरनेस कैंपेन बाय इलेक्शन कमीशन, फॉर एग्जांपल स्वीप। स्वीप भारत इलेक्शन कमीशन की एक इनिशिएटिव है जिसका मेन पर्पस होता है टू जनरेट अवेयरनेस विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस। तो स्वीप को इंपॉर्टेंट तरीके से इंप्लीमेंट करने में इलेक्शन कमीशन को आसानी होगी। पॉलिटिकल कैंपेनिंग में पॉलिटिकल पार्टीज को आसानी होगी बिकॉज नाउ with help of the AI tools they can break the language barrier and connect to the people easily। आम जनता भी पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्टोरल मैनिफेस्टोज को बेहतर तरीके से समझ पाएगी। देखिए, मैनिफेस्टोज को जब समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि अलग अलग पार्टीज या अलग अलग लीडर्स किस किस तरीके के प्रोमिसेस को फुलफिल करने वाले हैं इफ दे गेट इलेक्टेड। तो मैनिफेस्टो को पढ़ के ही वोट करना चाहिए। दैट वुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, दैट वुड बी मीनिंगफुल डेमोक्रेसी। तो ये सब चीजें पॉजिटिव हैं एआई की, खासकर
लैंग्वेज वाले एआई की, क्योंकि वो ट्रांसलेट करेगा एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में, जिससे कम्युनिकेशन बेहतर होगा और इलेक्शन प्रोसेसेस और वाइब्रेंट हो पाएंगे। बट एआई का काफ़ी सारा निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है इलेक्शन प्रोसेसेस के ऊपर। उसी कॉन्टेक्स्ट में यूनेस्को की एक रिपोर्ट है इलेक्शन इन डिजिटल टाइम्स, जिसमें कई सारे निगेटिव रोल भी पॉसिबल हो सकते हैं ऑफ एआई के ऑन इलेक्टोरल प्रोसेसेस, उसको हाईलाइट किया गया है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो हो सकता है वो हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन का। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब एआई की मदद से कुछ ऐसा वीडियो जनरेट कर दिया जाए, ऐसा ऑडियो जनरेट कर दिया जाए जो जनता को गलत इन्फॉर्मेशन पास करे अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और लीडर। फॉर एग्जांपल, यूएस के अंदर न्यू हैम्पशायर में वोटर्स को एक फोन कॉल जा रहा था, कई सारे वोटर्स को, जिसमें ऐसा उनको समझ आ रहा था कि फोन के दूसरे एंड पे यूएस प्रेसिडेंट हैं जो उनको कह रहे हैं कि प्लीज डोंट वोट दिस टाइम। बाद में पता चला कि ये जो फोन लगातार जा रहा है अलग अलग वोटर्स को, it was mimicking US president, but it was not actually US president. It was an AI tool making fake calls. फिर डीप फेक के प्रॉब्लम्स तो हैं ही। डीप फेक की मदद से एआई का एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी मदद से ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल लगे। डीप फेक का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इलेक्टोरल प्रोसेसेस पे, उसको दुनिया के सामने रखने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक वीडियो बनाया गया था साल 2019 में, जिस वीडियो के अंतर्गत एक दिखाया गया कि यूके के उस वक्त के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वो उस वीडियो में कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आप वोट कीजिए जेरेमी कॉर्बिन को, जो अपोजिशन पार्टी के लीडर लेबर पार्टी से, और जेरेमी कॉर्बिन कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आप वोट कीजिए बोरिस जॉनसन को। ये वीडियो जानबूझकर के ऐसा बनाया गया था, जैसे राहुल गांधी कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी को आप वोट कीजिए, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हो कि राहुल गांधी को वोट कीजिए। जानबूझकर के ऐसा वीडियो बनाया गया जिससे जनता को समझ आए कि किस तरीके के डीप फेक वीडियोस पॉसिबल हैं, और इस तरीके से इलेक्शन में लोग मिसगाइडेड हो सकते हैं। तो डीप फेक के वीडियोस काफी संभव हैं। हाल फिलहाल में हुआ क्या है, तमिलनाडु के अंदर करुणानिधि जी का एक वीडियो आया जिसमें वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि सदर्न इंडियन स्टेट्स के साथ धोखा हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट धोखा कर रही है। अब करुणानिधि जी की डेथ हो चुकी है 2018 या 19 में, और उनका वीडियो अभी चल रहा है कि सदर्न इंडियन स्टेट्स के साथ धोखा हो रहा है, हमें मिलना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ डीप फेक बीइंग मिसयूज्ड फॉर इलेक्टोरल बेनिफिट्स। उसके अलावा एआई की मदद से प्रोफाइलिंग, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ द वोटर्स हो सकता है। इसका भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं आजकल न्यूज़पेपर एनालिसिस के दौरान कि आपके आंसर्स अच्छे तभी होंगे जब आप अपने हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए एक एग्जाम्पल दे पाए। तो आर्ग्यूमेंट लिखिए, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ वोटर्स, एग्जाम्पल मैंने दे दिया यहाँ पे। देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक एआई कंपनी है, एआई बेस्ड कंपनी है। उसने क्या किया कि 2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान फेसबुक से बहुत सारा डेटा, लार्ज स्केल पे लगभग 5 करोड़ इंडिविजुअल्स का डेटा निकाला, और उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कर डाली कि लोगों को किस तरीके का लीडर चाहिए, वो अपने प्रेसिडेंट में क्या चाहते हैं। और वो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करके वो इंफॉर्मेशन पास कर दिया गया रिपब्लिकन पार्टी को, जिसका फायदा हुआ रिपब्लिकन पार्टी को। तो रिपब्लिकन पार्टी ने अपने कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को उसी तरीके का प्रोजेक्ट किया जैसा लोग चाह रहे थे, क्योंकि पहले ही साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हो गई थी कि लोगों को ऐसी चीजें चाहिए, और इससे डोनाल्ड ट्रंप को काफी फायदा हुआ एंड ही गॉट इलेक्टेड इन 2016। तो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ वोटर्स किया जा सकता है एआई की मदद से। उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कैम्ब्रिज एनालिटिका। दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू चैनलाइज वोटर्स प्रेफरेंसेस। फॉल्स ट्रेंड सेट किए जा सकते हैं एआई पावर्ड बॉट से। बॉट्स जो होते हैं वो फॉल्स इंडिविजुअल्स की तरह मिमिक करते हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब लगता है जैसे कि कोई रियल इंडिविजुअल हो। अब किसी लीडर ने कोई वीडियो पोस्ट किया, किसी पार्टी ने कोई वीडियो पोस्ट किया, और उस पर करोड़ों करोड़ों व्यूज आ गए, तो बाकी जो लोग हैं उसको देख करके वो भी इंप्रेस होते हैं कि अच्छा, इस लीडर को इतनी सपोर्ट मिल रही है, इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो हमें भी इसी लीडर को वोट करना चाहिए। बट कई दफा ऐसे जो व्यूज होते हैं, करोड़ों करोड़ों व्यूज, वो एआई पावर्ड बॉट्स की मदद से होते हैं। आर्टिफिशियल ट्रेंड सेट किए जाते हैं, फॉल्स ट्रेंड्स होते हैं।
So that could also put a negative impact on electoral processes. तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जैसे भारत के अंदर सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाया। अभी वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी के लिए स्टे लगा दिया है, बट हमने देखा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही फैक्ट चेकिंग यूनिट लाया गया है। व्हाट्सएप पे कोई गलत मैसेज या इंफॉर्मेशन ना शेयर हो, इसके लिए सरकार लेकर के आई है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसिंग ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप, कि कुछ भी ऐसा गलत इंफॉर्मेशन शेयर होगा तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है उस मैसेज का, वो सरकार ट्रेस कर पाएगी। तो ये तो सरकार के लेवल पे इंटरवेंशंस किए गए। पब्लिक बिहेवियर ऑल्सो हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल pause and think before sharing any videos on social media platform। पहले हमें खुद सोचना चाहिए कि वीडियो सही है या गलत है, कहीं फेक तो नहीं है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको भी अपने लेवल पे कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करने होंगे ताकि फेक वीडियोस को, डीप फेक कंटेंट को रिमूव किया जा सके, फिल्टर किया जा सके। इस डायरेक्शन में फेसबुक ने रिसर्चर्स को हायर किया है फ्रॉम बर्कले एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी विच कुड एक्ट एज डीप फेक डिटेक्टर। तो इन सब तरह के इंटरवेंशंस चाहिए अलग अलग लेवल पे। सरकार के लेवल पे ये हो रहा है, हमारे लेवल पे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाहिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बेहतर टेक्नोलॉजिकल चेक होना चाहिए ताकि एआई का मिसयूज ना हो पाए इन डिफरेंट फील्ड्स इंक्लूडिंग इलेक्टोरल प्रोसेसेस। एआई के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2020 में ये फिल्म्स में क्वेश्चन पूछा था। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल कॉमन सेंस से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके। अटेम्प्ट एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन है एआई के ऊपर, मैंने आपको दिया है। थोड़ा सा मैं इसकी मदद से आपको कुछ समझाना चाहूंगा। क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस। सीधा सीधा प्रश्न है। क्रिटिकली एनालाइज है मतलब प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं एआई के, फायदे भी लिखने हैं और नुकसान भी लिखने हैं एआई के ऑन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। लेकिन आपको सीधा सीधा जंप नहीं कर जाना है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे, अदरवाइज वो बहुत एब्रप्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट सीधा ऐसा भी लिखना शुरू करते हैं, चूंकि मैंने आंसर्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट सीधा सीधा ऐसा लिखना शुरू कर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन, नहीं, in different aspects of life. Role of artificial intelligence in electoral processes can be classified as positive and negative। देखिए फिर से समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सवाल कुछ ऐसा है, क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। तो इलेक्टोरल प्रोसेसेस में एआई का पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल आपको बताना है। कुछ स्टूडेंट सीधा ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, रोल ऑफ एआई इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सही है, यही है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फिर पॉजिटिव रोल मेंशन किया, 4-5 पॉइंट लिखे, नेगेटिव रोल मेंशन किया, वे फॉरवर्ड लिखा। सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये काफी एब्रप्ट बिगिनिंग लग रही है। सीधा सीधा एआई का रोल ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस। तो 1-2 लाइन 3 लाइन अगर आप थोड़ा सा बिल्डअप करने में लगा दें जिससे आपका आंसर लॉजिकली फ्लुएंट लगे, आंसर के अंदर अगर लॉजिकल फ्लो दिखे तो फिर आंसर अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस आंसर में अगर मुझे लिखना होता तो मैं कुछ ऐसा प्रेफर करता, इससे हो सकता है आपको थोड़ा सा फायदा मिले, प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि एआई इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच इनेबल्स मशीन्स लाइक कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स टू मिमिक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। एक लाइन का छोटा सा सिंपल एआई का डेफिनेशन दे दिया। उसके बाद लिख दिया, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स चेयरमैन क्लॉस श्वाब, the world has entered into the age of fourth industrial revolution which is marked by the rise of AI. And AI is playing an important role in different aspects of our life including electoral processes। और फिर आ गए AI का रोल इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। तो इस 3 लाइन हमने लिया लेकिन एक फ्लो बना दिया, AI को डिफाइन किया, AI का क्या सिग्निफिकेंस है अलग अलग फील्ड में वो बताया, और धीरे से एआई का रोल इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस के लिए बेस सेट कर दिया 3 लाइन में। और फिर हम लोग आ गए रोल ऑफ एआई इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस क्लासिफाइड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर तो जो पॉइंट्स हैं पॉजिटिव ये सब हमने देखे, ये वाले नेगेटिव वो सब हम लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बस बात ये है कि किसी भी अच्छे आंसर में
गुड आंसर में लॉजिकल फ्लो होता है, इसके बाद ये फिर ये फिर ये, कि हमारे लाइफ के अलग अलग डायमेंशंस में एआई का रोल है, इंक्लूडिंग इलेक्टोरल प्रोसेसेस में। और फिर इलेक्टोरल प्रोसेसेस के बारे में लिखें। एब्रप्ट कोई भी चेंजेस ना हो आंसर में तो अच्छा लगता है, और इनफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स काफी सारे हों, और आर्ग्यूमेंट्स को अगर एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट कर दिया गया तो और बेहतर। फॉर एग्जाम्पल एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि नो नीड टू एक्सप्लेन द टर्म। कोई भी आप पॉइंट लिख रहे हो तो की वर्ड्स लिख दीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन। एंड नाउ नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल, नीचे में आंसर लिखते वक्त जो भी सवाल पूछा गया है उसके कीवर्ड्स लिख दीजिए, पॉइंट नंबर 1 कीवर्ड लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मिस एआई कैन लीड टू राइज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, ऐसा मत लिखिए। अगर आपके पास कोई सटीक एग्जाम्पल है तो रादर देन एक्सप्लेनिंग द वर्ड, आप वो सीधा सीधा एग्जाम्पल लिख दीजिए। डीप फेक, अब अगर आपके पास कोई सटीक एग्जाम्पल है तो सीधा सीधा एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो आर्ग्यूमेंट एक लाइन में दे दिया, एग्जाम्पल दे दीजिए। इससे कैसा है, आपका आंसर कंप्लीट लगेगा। अगर एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है कुछ, तब तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि उसी वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। लेकिन अगर एग्जाम्पल है तो इट्स ऑलवेज गुड टू गिव द आर्ग्यूमेंट इन 1 or 2 words in the form of heading and give support it with examples. Next topic is about Kachativu and wage bank issue. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, हाल फिलहाल में डेवलपमेंट किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है, ऑफ कोर्स बीजेपी, लेकिन हम लोग आंसर लिखते वक्त किसी भी पार्टी का नाम लेने से बचते हैं। तो ऐसा कुछ लिखेंगे, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्रिटिसाइज किया है फॉर गिविंग अवे कचातीवू आइलैंड टू श्रीलंका इन 1974, कि इंदिरा गांधी की सरकार ने तो कचातीवू आइलैंड ऐसे ही दे दिया श्रीलंका को। तो इस कारण से कचातीवू आइलैंड का जो इशू है वो न्यूज में आया है। अब ये जो एलिगेशन है या ये जो बात है, ये तो पॉलिटिकल मूव है, चूंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये सब आरोप प्रत्यारोप ब्लेम गेम चलेगा, इलेक्शंस में तो ये सब होते ही हैं। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि रूलिंग पार्टी ने ये कहा, दिस डेवलपमेंट इटसेल्फ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कचातीवू आइलैंड इशू हैज नाउ बिकम इंपॉर्टेंट। कि कचातीवू आइलैंड क्या है, क्यों भारत ने श्रीलंका को दिया, क्या परिस्थितियां थी। तो विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कचातीवू एंड वेज बैंक इशू, बिकॉज दीज टू आर इंटर रिलेटेड। कचातीवू आइलैंड एंड वेज बैंक इशू, क्यों कचातीवू भारत ने श्रीलंका को दिया और उसके क्या इंप्लीकेशंस आज देखने को मिल रहे हैं, तीनों चीजें देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कचातीवू आइलैंड। अब देखो, भारत के तमिलनाडु स्टेट और श्रीलंका का जो नदन जाफना प्रोविंस है उसके बीच में यहाँ पे है कचातीवू आइलैंड। तो बेसिकली तमिलनाडु का जो रामेश्वरम आइलैंड है उससे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, और श्रीलंका का जो डेल्फ आइलैंड है उससे साउथ वेस्ट रीजन में है। ये जो कचातीवू आइलैंड आप देख रहे हैं, ये लगभग 285 एकड़ का लैंड है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वेजिटेशन वगैरह नहीं है, यहाँ पे सेटलमेंट भी संभव नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे बस एक ही स्ट्रक्चर है, सिग्निफिकेंट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, वो है सेंट एंटनीज का चर्च। 120 साल पुराना ये चर्च है। अब कैसा है कि कचातीवू आप आइलैंड जो देख रहे हो, ये बिल्कुल मैरीटाइम बाउंड्री पे पड़ता है भारत और श्रीलंका के। मैरीटाइम बाउंड्री मतलब ओशन के अंदर बाउंड्री, ओशनिक बाउंड्रीज। ओशन के अंदर आपको पता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल रीजन होता है, फिर 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटीजियस रीजन होता है, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक ईजेड होता है। ये सब तो तब जब आपका कोस्ट जो है बिल्कुल ओपन रीजन में है, बट जो दो कंट्री बिल्कुल पास पास में हो, 200 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस ना हो, तो उस केस में दोनों कंट्रीज को मिल करके अपना मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड करना होता है। एंड द मैरीटाइम बाउंड्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट, कि ओशन के अंदर डीपेस्ट पॉइंट कहाँ से बन रहा है, उसके बेसिस पर मेनली मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड होता है। तो कचातीवू आइलैंड वाज डिस्प्यूटेड राइट सिंस द बिगिनिंग। 1921 में एक सर्वे कराई गई। उस सर्वे के हिसाब से पाया गया कि कचातीवू आइलैंड शुड बिलोंग टू
श्रीलंका, क्योंकि ये जो डीपेस्ट पॉइंट है उसके श्रीलंकन साइड में कचातीवू आइलैंड पड़ रहा है। अब उस टाइम में जो ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, क्योंकि 1921 में तो भारत कोलोनाइज था, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये प्रपोजल, ये सर्वे का प्रपोजल कि कचातीवू आइलैंड शुड बिलोंग टू श्रीलंका, इसको रिजेक्ट कर दिया। वैसे श्रीलंका के अंदर भी ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे, बट ब्रिटिश इंडिया जो सरकार थी उन्होंने ये सर्वे के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि कचातीवू आइलैंड शुड बिलोंग टू श्रीलंका एज पर दिस मैरीटाइम सर्वे। तो 1921 में सर्वे हुई, कचातीवू उसके हिसाब से श्रीलंका को जाना चाहिए था, बट रिजेक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया। 1970s में 1970 में भारत और श्रीलंका के बीच में 2 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स हुए इन ऑर्डर टू रिजॉल्व सम मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स। तो थोड़े से डिस्प्यूट्स थे, उनको रिजॉल्व किया भारत और श्रीलंका ने 2 एग्रीमेंट साइन करके। 1974 में एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंतर्गत कचातीवू आइलैंड वाज सीडेड टू श्रीलंका। 1974 में हमने एग्रीमेंट साइन करके फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, कचातीवू आइलैंड श्रीलंका का है। बट हमारे जो फिशरमैन हैं, भारत के जो मछुआरे हैं, उनके पास कुछ अधिकार होंगे कि वो कचातीवू आइलैंड पे जाकर के रेस्ट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि भारत के मछुआरे, खासकर तमिलनाडु के मछुआरे, सुबह सुबह फिशिंग के लिए निकलते हैं, तो दोपहर तक 11-12 बजे तक वो फिशिंग करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में लैंड ब्रीज होता है। तो लैंड ब्रीज की मदद से वो ऐसे ओशन, डीप ओशन में जाते हैं और वहां पे वो फिशिंग करते हैं 11-12 बजे के आसपास। फिर उनकी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रही है कि वो कचातीवू और इस तरह के आइलैंड्स पे जाकर के रेस्ट करते हैं 2-3 बजे तक, 4 बजे तक वहां पे अपने नेट्स को सुखाते हैं। फिर 4-5 बजे से जब सी ब्रीज शुरू होता है तो उसकी मदद से वो वापस अपने कोस्ट में घरों की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब ओशन रिलेटिवली ठंडा हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, लैंड, तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ हवा बहेगी, सी ब्रिज। तो सी ब्रिज की मदद से, सी ब्रिज दोपहर के बाद से 2-3 बजे से बहना शुरू हो जाती है, और सुबह सुबह लैंड ज़्यादा ठंडा रहता है पानी की तुलना में, तो लैंड पे बन जाता है हाई प्रेशर, यहाँ बन जाता है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लैंड ब्रिज बहती है और फिर उसकी मदद से मछुआरे जो है अपने शिप्स को लेकर के जाते हैं। तो कचातीवू और इसके जैसे जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे मछुआरे ट्रेडिशनली लंबे समय से 11-12 बजे के आसपास जाते हैं, रेस्ट करते हैं 3-4 बजे तक, और फिर वापस आते हैं और उस बीच में नेट सुखाते हैं। तो ये राइट्स उनके पास रहा 1974 के एग्रीमेंट के बाद भी, कि दे कैन रेस्ट, दे कैन ड्राई देयर नेट्स, और एनुअली सेंट एंथनी फेस्टिवल में भारत से लोग वहां जा सकते हैं। ये सब एग्रीमेंट्स भारत के पास फिर भी रहा इवन आफ्टर सीडिंग कचातीवू आइलैंड टू श्रीलंका। बट ये जो अग्रीमेंट हुआ 1974 में, इसमें कुछ भी नहीं कहा गया विथ रिस्पेक्ट टू द फिशिंग राइट्स ऑफ इंडियन फिशरमैन, कि भारत के फिशरमैन यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर के नथिंग वाज सेड। तो बेसिकली इट वाज प्रेज्यूम्ड कि नाउ दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू श्रीलंका, सो अब यहाँ के फिशेज भी श्रीलंका को बिलोंग करेंगे, तो इंडियन फिशरमैन विल नॉट डू फिशिंग इन एरियाज अराउंड, ये प्रेज्यूम किया गया, बट कुछ कहा नहीं गया स्पेसिफिक तरीके से। फिर 2 साल बाद एक और मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन हुई भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसके रिजल्ट के दौरान फिर ये जो वेज बैंक वाला रीजन है, यहाँ पे एक लार्ज एरिया है भारत के बिल्कुल सदर्न रीजन में, वेज बैंक, ये पूरा का पूरा एरिया वाज डिक्लेयर टू बी सोवरेन राइट्स ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हैं कि कचातीवू आइलैंड के बदले भारत को वेज बैंक वाला रीजन मिल गया। ये दोनों डिस्प्यूटेड थे भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत ने 1974 वाले एग्रीमेंट में कचातीवू आइलैंड दे दिया श्रीलंका को, और 1976 में वी गॉट वेज बैंक। और अगर कंपेयर किया जाए, ब्रॉडर कंपैरिजन किया जाए, तो वेज बैंक इज रिसोर्स वाइज रिचर एज कंपेयर टू कचातीवू आइलैंड। यहाँ के आसपास में फिशरीज ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं इसके सी सरफेस पे, वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू कचातीवू। तो कचातीवू की तुलना में वेज बैंक इज एनी डे अ बेटर, वेज बैंक वाला एरिया बिलोंगिंग टू इंडिया हैविंग सोवरेन राइट इन द वेज बैंक रीजन भारत को बिलोंग करेगा। दैट वाज एनी डे अ बेटर एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ इंडिया। बट फिर भी कचातीवू आइलैंड को श्रीलंका को सीड करने का, देने का भारत को क्या परिणाम झेलना पड़ा, वो देखते हैं। देखिए,
श्रीलंकन साइड ऑफ वाटर इज रिच इन फिशेस। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, वो देखेंगे। बट श्रीलंकन साइड अभी मान के चलिए, समझिए कि ये साइड जो है फिशरीज में रिच है, बेटर है। अब हमारे फिशरमैन जो हैं बार बार कचातीवू आइलैंड पे जाते तो हैं फिशिंग नेट सुखाने या रेस्ट करने, आसपास में फिशिंग भी कर बैठते हैं। और हमने कचातीवू आइलैंड को सीड कर दिया है, गिव अप कर दिया है टू श्रीलंका। तो जब भी हमारे फिशरमैन वहां पे फिशिंग करते हुए पाए जाते हैं तो उनको श्रीलंकन नेवी अरेस्ट कर लेती है। और इस चक्कर में कई सारे फिशरमैन श्रीलंकन जेलों में बंद हैं। और ये जो फिशरमैन इशू हो गया है भारत श्रीलंका के बीच में, दैट इज वन ऑफ द मेजर स्टिकिंग पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। भारत श्रीलंका के संबंध में फिशरमैन इशू एक मेजर प्रॉब्लम इमर्ज होता जा रहा है। कई सारे मछुआरे श्रीलंकन जेलों में बंद हैं। क्यों? क्योंकि वो जाते हैं, रेस्ट करते हैं वहाँ कचातीवू आइलैंड पे और आसपास में फिशिंग भी करते हैं। जबकि भारत ने कचातीवू आइलैंड को सीड कर दिया है टू श्रीलंका। तो फिशिंग करते हुए पाए जब जाते हैं तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे मछुआरे क्यों इस एरिया में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कचातीवू आइलैंड और आसपास के एरिया में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने आपको जवाब दिया कि इस एरिया में फिशेस ज्यादा मिलते हैं। दिस रीजन इज रिचर इन फिशरीज एज कंपेयर टू इंडियन साइड ऑफ वाटर। क्या कारण है कि श्रीलंकन वाटर स्पेशली अराउंड कचातीवू रीजन इज रिचर विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन वाटर? तो उसके पीछे तीन मुख्य कारण हैं। एक तो है सिविल वॉर इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं पहले भी कि श्रीलंका का जो नदर्न साइड है वहां पे तमिलियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। ज्यादातर इन तमिलियंस को भारत से ही ट्रांसलोकेट कराया गया बाय ब्रिटिश इंडिया। तमिलियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, पहले से कुछ रहते थे और कुछ भारत से ट्रांसलोकेट कराए गए। जबकि मेनलैंड श्रीलंका में सिन्हालाज रहते हैं हु आर मेजॉरिटी इन नंबर्स एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका। तो तमिलियंस जो नदर्न प्रोविंस में रहते हैं, जाफना प्रोविंस में, और सिन्हालाज के बीच में डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। और ये जो सिन्हालाज हैं ये डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो तमिलियंस के बेसिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स को सप्रेस करते हैं। तो इस सप्रेशन के कारण तमिलियंस ने एक इंसर्जेंट ग्रुप बनाया LTTE 1976 में। और LTT एक इंसर्जेंट ग्रुप, आर्म्ड ग्रुप बन गया, आर्म्ड रिबेलियन किया उसने अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट। और इससे शुरू हुआ सिविल वॉर। ये सिविल वॉर लंबे समय तक चला। 2009 में जाकर के सिविल वॉर खत्म हुआ। उसको खत्म करने के लिए कई सारे एट्रोसियस एक्टिविटीज किए श्रीलंकन आर्मी ने। तमिलियन इंसर्जेंट्स को मारा, बट कई सारे सिविल तमिलियंस भी मारे गए, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज रेज हुए, ये सब कुछ हुआ। उस बीच में भी कई सारी चीजें हुई। 1986 में इंडिया ने इंटरफेयर किया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे गए श्रीलंका में। ये सब चीजें कभी और देखेंगे, पहले भी हमने देखा है प्रीलिम्स के दौरान। तो चूंकि इतने सालों तक जो सिविल वॉर चला इस एरिया में, इस कारण से यहाँ पे फिशरी सेक्टर प्रॉपर कॉमर्शियल लेवल पे डेवलप नहीं हो पाई। और इसी कारण से फिशेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाए श्रीलंकन साइड में लोग। और इसी कारण से फिशरीज एज ए रिसोर्स इज रिचर इन दिस साइड। वहीं भारत साइड में कॉमर्शियल डेवलपमेंट खूब हुआ, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फिशेज के खूब हुए। हमने अलग अलग तरीके के फिशिंग के मेथड्स डेवलप किए जो अनसस्टेनेबल भी हैं, डायनामाइट फिशिंग या ट्रॉलर फिशिंग, जिस कारण से भारत के साइड में फिशेस की पॉपुलेशन काफी कम हो गई, क्योंकि हमने उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय किया। और श्रीलंकन साइड में द फिशेस रिमेन मोर इन नंबर। और तीसरा, आप अब ध्यान से देखो तो श्रीलंकन साइड में कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ब्रॉडर रिलेटिवली एज कंपेयर टू इंडियन साइड। अब देखिए यहाँ का अगर मछुआरा है तो वो इधर ही तो आएगा, इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ही नहीं ज्यादा ब्रॉड। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही ज्यादातर मछलियां मिलती हैं, मछलियां डीप सी में ज्यादा नहीं मिलती, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ सैलो रीजन होता है। तो वहां पे फिर सी के सरफेस पे कुछ प्लांट्स वगैरह, मरीन प्लांट्स वगैरह रहते हैं जहां से न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं सी के सरफेस पे, टॉप सरफेस पे, और वहां से मछलियों को भी न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है। तो दैट इज वाई फिशेज आर मोस्टली फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और भारत के साइड में आप देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़ा नैरो है एज कंपेयर टू श्रीलंकन साइड। तो इसी कारण से मछुआरे जो हैं इधर जाना प्रेफर करते हैं। और फिर यहाँ पे कचातीवू आइलैंड है जो हमने दे दिया श्रीलंका को, और यहाँ पे जब फिशिंग करते हुए पाए जाते हैं हमारे फिशरमैन तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। सो दीज आर द रीजन्स वाई आवर फिशरमैन आर सो इंटरेस्टेड इन फिशिंग अराउंड कचातीवू आइलैंड।
बिकॉज उस साइड के फिशेस ज्यादा हैं इन नंबर। जोग्राफिकल फैक्टर भी कारण है, सिविल वॉर भी कारण है, और भारत के अंदर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशरीज भी कारण है। अब जब हमारे फिशरमैन जाते हैं तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। दैट हैज मेड बिकम अ मेजर स्टिकिंग पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इशू, इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस। तो इसके लिए भारत क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन जो इस पर्टिकुलर इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इश्यूज के लिए हो सकते हैं वो ये है कि इंडिया फाइंड्स ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर तमिलनाडु फिशरमैन, कुछ और तरीका ढूंढे, सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ फिशिंग डेवलप कराएं। इस तरीके के जो डैमेजिंग फिशिंग के मेथड्स हैं, ट्रॉलर्स फिशिंग या डायनामाइट फिशिंग, इसके ऊपर बैन लगाया जाए। मैरीटाइम सर्वेलेंस को मजबूत किया जाए, इंडिया अपने कोस्ट गार्ड्स को ज्यादा और सर्वेलेंट रखे, विजिलेंट रखे, ताकि हमारे फिशरमैन श्रीलंकन मैरीटाइम वाटर्स में ना जाएं। और कोई ज्वाइंट सॉल्यूशन इंडिया और श्रीलंका मिलकर के ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका टू इस्टैब्लिश अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस फिशरमैन इशू। लेकिन अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिला है नहीं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये जो टॉपिक है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, इस पे यूपीएससी ने साल 2013 में ये प्रश्न पूछा था। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। देखिए, एक बेसिक सा आइडिया मैंने दे रखा है। नॉर्मली फॉरेन पॉलिसी विथ रेस्पेक्ट टू एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ ग्लोबल पॉलिटिक्स। यही कुछ मुद्दे होते हैं। ऐसे भारत का रसिया के साथ रिलेशंस, तो भारत के नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्लस ग्लोबल पॉलिटिक्स पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ देशों के साथ जो हमारे फॉरेन पॉलिसी रहती है, उसमें इन फैक्टर्स से ज्यादा मायने रखता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि हमारे देश के अंदर की पॉलिटिक्स। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध। मैंने आपको 2-3 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही बताया कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस इसलिए खराब हैं क्योंकि दोनों साइड के लोग जो हैं नहीं चाहते कि रिलेशंस अच्छे हों। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैज ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। वैसे ही इस प्रश्न में पूछा गया है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या हैं भारत के अंदर, रिस्पेक्ट टू इंडिया डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या है हमारे देश के अंदर, जिस कारण से भारत और श्रीलंका के रिलेशंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। डोमेस्टिक फैक्टर्स वही हैं फिशरमैन इशू, क्योंकि मिला जुला करके मुद्दा वही है कि तमिलनाडु का जो पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक फैक्टर में मेनली तमिलनाडु का जो पॉलिटिक्स है, इट हैज ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। क्योंकि तमिलियंस जो हैं फिर वो डिटरमाइन करते हैं कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। अगर सिन्हाला मेजोरिटी वहां के तमिल्स के साथ बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं करेगी तो फिर भारत सरकार के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बना पाए। क्योंकि अगर वहां के तमिल्स को दबाया जाएगा और भारत श्रीलंका की सरकार को सपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं भारत के तमिल्स भारत की सरकार को प्रेशराइज करेंगे। सो वही है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। उसमें फिशरमैन इशू, कच्चातीवू आइलैंड इशू। अभी देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से तो है कच्चातीवू आइलैंड, हम लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका को हमने दे दिया, फिर क्रिटिसाइज हो रहा है। तो दिस इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जिसमें भारत श्रीलंका की बातें सामने आ रही हैं। तो ये सब बातें लिखी जा सकती हैं। हिंट्स पढ़ करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैंने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के दौरान भी टॉपिक नंबर 388 में कुछ चीजें बताई थी, 13th अमेंडमेंट एंड ऑल, एक बार उसको भी देख सकते हैं एंड देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो करंट न्यूज जो है वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लगभग 40,000 करोड़ रेज किया है फंड थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। अगेन न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है एसेट मोनेटाइजेशन। देखिए, सरल भाषा में कहें, एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है टू रेज फंड बाय लीजिंग आउट सम गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज। तो भारत सरकार की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, कहीं कोई जमीन पड़ी है, कहीं कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी है, विच इज अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड। की बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें एक फ्लोर पे काम हो रहा है, 2-3 फ्लोर खाली है। तो भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको या तो अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड जमीनें हैं, बिल्डिंग हैं, उनको प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पे दे करके रेवेन्यू जनरेट करना, इस आइडिया को कहा जाता है एसेट मोनेटाइजेशन।
Ownership will remain with the government only. It's just that the assets will be leased out for long terms, maybe 15 साल, 20 साल, 30 साल इसके लिए। और इससे क्या होगा कि द असेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इकोनॉमिक वैल्यू। इस तरह से बेकार पड़ा है, अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज, उसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू निकल करके आ जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन तो छोटे स्केल पे होता ही रहता था पहले से ही, लेकिन 2021-22 में भारत सरकार लेकर के एक लार्जर प्लान फॉर एसेट मोनेटाइजेशन, जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस प्लान के अंतर्गत भारत सरकार ने अपने लिए टारगेट रखा कि आने वाले 4 सालों में हम लोग लगभग 6 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू के तौर पे जनरेट करेंगे। अलग अलग भारत सरकार की अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज्ड प्रॉपर्टीज को हम लोग या एसेट को हम लोग एसेट मोनेटाइज करके 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए रेज करेंगे, और उस 6 लाख करोड़ रेवेन्यू को वापस से कुछ नए तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च किया जाएगा, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो। ये जो 6 लाख करोड़ रुपए फंड डेवलप किए जाएंगे वो अलग अलग सेक्टर से टारगेट किए गए। सबसे ज्यादा रोड सेक्टर से, तो कई सारे रोड्स हैं और आसपास की उनकी जमीनें हैं जो अंडर यूटिलाइज हैं, या रोड्स पे टोल लगा करके थोड़े से रेवेन्यू जनरेट किया जाए। प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाए कोई रोड, बोला जाए कि आप डेवलप करो, डेवलप करके वहां पे टोल कलेक्ट करो और हमें भी थोड़ा सा टोल का पैसा दे दो। रेलवे से, पावर सेक्टर से, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम सेक्टर से, इस तरीके से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट लाया गया इन ऑर्डर टू रेज फंड, ताकि उस फंड से वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया जाए देश का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है हमारे देश के अंदर, वो है पीएम गति शक्ति स्कीम। पीएम गति शक्ति नाम से आपको समझ आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में गति लाए, स्पीड लाए और पावर लाए, शक्ति लाए, मतलब जल्दी जल्दी हो और ज्यादा मजबूत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इसके लिए लाया गया पीएम गति शक्ति स्कीम। पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया गया है, जिसमें भारत सरकार की 16 मिनिस्ट्रीज को कन्वर्ज कराया गया। तो 16 मिनिस्ट्रीज अलग अलग, जैसे पोर्ट मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हो गया, वाटरवेज एंड ऑल, इन सबको, एविएशन मिनिस्ट्री, इन सब के लिए एक ज्वाइंट पोर्टल बना दिया गया, पीएम गति शक्ति पोर्टल। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इन अलग अलग मिनिस्ट्रीज द्वारा इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, उन सब में एक कन्वर्जेंस ढूंढा जाएगा, एक सिंक बनाया जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस पीएम गति शक्ति पोर्टल। कि अगर आप एयरपोर्ट डेवलप कर ही रहे हैं, एविएशन मिनिस्ट्री करवा ही रही है, तो उसके साथ रोड किस किस तरीके के डेवलप होंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कोऑर्डिनेट करेगी विथ एविएशन मिनिस्ट्री वाया दिस पीएम गति शक्ति पोर्टल। सिमिलरली उसको पोर्ट से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, वो फिर वाटरवेज मिनिस्ट्री कनेक्ट करेगी वाया दिस गति शक्ति पोर्टल। तो भारत सरकार के 16 मिनिस्ट्रीज को कन्वर्ज किया गया है कोऑर्डिनेट करने के लिए विथ हेल्प ऑफ दिस पीएम गति शक्ति पोर्टल। इससे कैसा होगा कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगा, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, जितना भी जो ओवरऑल हमारा कार्गो है, सामान को हैंडल करने का जो हमारा कैपेसिटी है एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, वो घटेगा। टर्न अराउंड टाइम, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो वक्त लगता है वो टाइम घटेगा। तो ये हो गई पीएम गति शक्ति स्कीम। अभी पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत पहले से चल रहे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स थे उनको उसके अंतर्गत सबज्यूम कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। तो पहले से चल रहा एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था गति पहले से चल रहा एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। 110 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट ऑन एन एवरेज, मतलब सरकार ने क्या बनाया नियम, एक प्लान बनाया 2019 में कि लगभग 110 लाख करोड़ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेंगे 5 सालों में। और इसके लिए उन्होंने जो स्कीम लाया उसका नाम रखा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बट ये जो 110 लाख करोड़ है, कहीं कहीं जगहों पे 102 लाख करोड़ लिखा रहता है, कहीं पे 110 लाख करोड़ लिखा रहता है। तो ठीक है, 110 लाख करोड़ मान के चलते हैं। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार ने टारगेट रखा कि आने वाले 5 साल में 2019 से लेकर के 2024 तक में हम लोग 110 लाख करोड़ इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे इन पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें प्राइवेट सेक्टर 22% खर्च करेगी और
गवर्नमेंट सेक्टर 78% खर्च करेगी, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट 39, स्टेट गवर्नमेंट 39। और मेजर जो एरियाज होंगे इन्वेस्टमेंट के, उसमें एनर्जी सेक्टर ऑन द टॉप, फॉलोड बाय रोड सेक्टर। तो ये था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट एनआईपी, 2019 में लॉन्च किया गया था। बाद में पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत इसको सब्ज्यूम कर दिया गया, मिला दिया गया। तो अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अलग से नहीं चलता है, इट इज पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति ओनली। तो पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत एक पोर्टल है और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और क्या किया गया, मैंने आपको दो बातें अभी तक बताई। एक बताया द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, दैट इज डिफरेंट। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मतलब एसेट्स को मोनेटाइज किया। फिर मैंने आपको बताया गति शक्ति, जिसके अंतर्गत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को सब्ज्यूम कर दिया गया। तो अब बचा बस हमारे पास गति शक्ति। नाउ पीएम गति शक्ति हैज नाउ बीन लिंक्ड विथ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो मुद्दा यह है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा भारत सरकार के एसेट्स को लीज पे देने से, वो रेवेन्यू को पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाएगा टू जनरेट सम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बिटवीन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड पीएम गति शक्ति में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। दिस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन इज नोन एज एसेट रिसाइकलिंग। तो ये सब तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, फिर पीएम गति शक्ति, जिसके अंतर हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को सब्ज्यूम कर दिया। आई जस्ट होप कि यू आर नॉट कंफ्यूज बिटवीन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। भी यूपीएससी ने 2021 में इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे यह प्रश्न पूछा था। ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन योर ओन, जो भी डिस्कशन हमने किया है। चाहिए तो आप ये हिंट्स पढ़ करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सोइल सर्ज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सोइल सर्ज होता क्या है? एक लोकलाइज्ड डिजास्टर, मतलब स्मॉल एरिया का डिजास्टर है, जहां पे सडनली कोस्टल एरिया में फ्लडिंग आ जाती। छोटा सा ही एरिया, लेकिन सडनली कहीं पे अगर कोस्टल एरिया में फ्लडिंग आ जाए, सडन कोस्टल फ्लडिंग, तो उसको कहा जाता है सोइल सर्ज। ये देखने में मोटा मोटा सुनामी जैसा ही लगता है जब आता है तो, बट इसका मैकेनिज्म सोइल सर्ज का सुनामी की तुलना में अलग है। सोइल सर्ज कैसे होता है? ये कोस्टल एरिया से दूर कहीं पे, मान लीजिए कोस्टल एरिया, उससे दूर कहीं पे हरिकेन स्टॉर्म विंड्स चल रहे हैं, मान लीजिए। ये हरिकेन स्टॉर्म विंड्स हाई एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ओशनिक वाटर को, और ओशनिक वाटर इस हाई एनर्जी को लेकर के फिर एक लार्ज वेव बना देता है, और ये वेव फिर मूव करते करते हजारों किलोमीटर दूर तक ट्रेवल कर सकता है, और फिर कोस्टल एरिया में सडनली ये जब वेव राइज करता है तो इट अपीयर्स लाइक सुनामी, बट इट इज एक्चुअली नॉट सुनामी, इट इज सोइल सर्ज। क्योंकि सुनामी का मैकेनिज्म अलग होता है। सुनामी के अंदर विंड से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। सुनामी के अंदर सब सी सरफेस पे, अंडर नीथ द सी, अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है, वहां से जो एनर्जी आती है वो ओशन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओशनिक वाटर को, और वहां से जो वेव बनता है वो फिर कोस्टल एरिया को हिट करता है। तो सुनामी और सोइल सर्ज बेसिकली ओरिजिन का जो मैकेनिज्म है उसमें डिफर करते हैं। तो सोइल सर्ज सुनामी की तुलना में थोड़ा लोकलाइज्ड होता है, सुनामी लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन करता है। हाल फिलहाल में सोइल सर्ज न्यूज में क्यों आया? क्योंकि सोइल सर्ज फ्लड देखा गया केरला के कई सारे कोस्टल एरिया में, जिसमें सैकड़ों घर फ्लडेड हो गए। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक्स को आरबीआई जब भी जरूरत पड़ती है पैसों की, तो बैंक्स को मदद करता है आरबीआई। दूसरा, इंपोर्ट कवर का सही मतलब होगा ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।